स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड, जिसके अंदर हम जो डिटेल स्टडी करेंगे वो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स इनटू सीड कोड। अर्थात बीज का जब विकास होता है तो इंटीग्यूमेंट जो कि ओवल में होती है वो बीजावरण में किस तरह से बदलती है, ये इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बीज के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था। अब मैं और थोड़ा सा आपको रिफाइन कर देता हूं ताकि आपको बीज के विकास को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर जो भी संरचनाएं आएंगी वो बीज की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसके बारे में डिटेल से आएंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये ओवुल है, ये पादपों की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया जाने वाला ओवुल है, जिसको टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में के अंदर मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ओवुल के अंदर क्या क्या संरचना है? एक ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 कोशिकाएं जो टिपिकल है उसमें दिखाई गई, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एक्सल, 2 सिनर्जिड्स। और इसके अंदर ये जो 2 आवरण हैं, इन आवरणों को कहा जाता है, ये जो 2 आवरण इनको कहा जाता है इंटेगुमेंट्स। ये क्या है? इंटेगुमेंट्स। हिंदी में इनको बोलते हैं अध्यावरण, जो कि 2 होते हैं सामान्य रूप से। कभी कभी कुछ के अंदर एक ही होता है, कुछ के अंदर, अधिकांश के अंदर ये 2 होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये 1 होता है। और इसके अंदर एक पोर होता है जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइल, जहां पर की अध्यावरण नहीं पाया जाता है। और एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये सीधा का सीधा बाहर खुलता है इस माइक्रोपाइल के माध्यम से। ठीक है, ये ओवुल है। जब पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइज पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाती है, और पोलन ट्यूब के अंदर फीमेल मेल गैमेटोफाइट विकास होकर 2 मेल गैमेट बनाते हैं, जो कि इस पोलन ट्यूब के माध्यम से माइक्रोपाइल द्वारा एम्ब्रियो सैक में पहुंचा दिया जाता है। ये सब होता है। इसके बाद निषेचन होता है, और निषेचन आपको पता है कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया है वो 2 होती है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज्ड होता है और आगे चलकर भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है। इस तरह से दोनों नर युग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से, एक नर और फ्यूज्ड हो गया, कुल कितने हो गए? 3, इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, जो कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर होता है। अब यहां इसके अंदर ये है कि ये ओवुल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये ओवुल निषेचन की क्रिया के बाद में बीज में रूपांतरित होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो एम्ब्रियो का विकास होगा वो एम्ब्रियोलॉजी में आपके चैप्टर है डिटेल में, कि डाइकोट और मोनोकोट के अंदर इस एग सेल के माध्यम से जो प्राइमरी एम्ब्रियो सेल बनती है वो किस तरह से विकसित होती है, और ये डाइकोट और मोनोकोट के, और जो पोलर न्यूक्लियाई से जो ट्रिपल फ्यूजन द्वारा जो त्रिगुणित केंद्रक बनता है, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो आगे चलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करती है, और सेलोबियल, प्री न्यूक्लियर और न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। ये एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से सीड का डेवलपमेंट होता है, बीज का विकास होता है। बीज के विकास के अंदर याद रखिए कि होगा कैसे, ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, होता कैसे है इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि जो पोलर न्यूक्लियाई से जो त्रिगुणित केंद्रक बनता है, सबसे पहले विभाजन इसी के अंदर होते हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि पादपों के अंदर जैसे ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, निषेचन की क्रिया के तुरंत बाद ही विभाजन चालू हो जाते हैं। कुछ पादपों में थोड़ा सा इंतजार करके या थोड़ा कुछ समय रेस्टिंग अवस्था आने के बाद में विभाजन चालू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सबसे पहला विभाजन पोलर न्यूक्लियाई से जो मेल गैमेट फ्यूज्ड होकर जो त्रिगुणित संरचना
2n पोलर न्यूक्लियाई है, 2n पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस 1n क्या है, मेल गैमेट, और इससे बनेगा 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहला विभाजन होता है, और सबसे पहले ये विभाजन होते हैं, और ये कोशिका बार बार विभाजन करती है, आकार में वृद्धि करती है, विभाजन करती है, आकार में वृद्धि करती है, विभाजन करती है और आकार में वृद्धि करती है, और एक बहुकोशिकीय अनियमित संरचना वाले एंडोस्पर्म का निर्माण करती है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जो एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है। यह एंडोस्पर्म, जब इस एंडोस्पर्म का निर्माण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो के अंदर विभाजन देखिए, एग सेल 1n प्लस एक मेल गैमेट 1n बराबर 2n एम्ब्रियो सेल, प्राइमरी एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो इसके द्वारा एग सेल के अंदर मेल गैमेट के फ्यूजन से जो केंद्रक बना है, वो आगे चलकर क्या बनाएगा, भ्रूण का। तो जब एंडोस्पर्म का विभाजन पूर्ण हो जाता है या इसके अंदर इसका पूर्ण विकास हो जाता है, तो उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। ये कैसे होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। तो उसके बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास हो रहा होता है, अन्य जो घटनाएं हैं वो भी पादप के अंदर होती रहती है। कैसे, पादप के अंदर ये है, ये लेयर दिखाई गई है एम्ब्रियो सेल के बाहर, ये जो लेयर दिखाई गई है, ये जो परत दिखाई गई है, ये जो नीले रंग में भर रहा हूं इसके अंदर, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वृद्धि करते हुए एम्ब्रियो सेक और भ्रूण को या एंडोस्पर्म को पोषण प्रदान करता है, इसलिए न्यूक्लियस खत्म हो जाता है परिपक्व बीज के अंदर। लेकिन कभी कभी ये परिपक्व बीज में उपस्थित रहता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चेंजेस क्या होता है, ये जो दो इंटेगुमेंट है जो कि एम्ब्रियो ओवल के अंदर हैं, जिनको बाहर वाली को आउटर और अंदर वाली को इनर इंटेगुमेंट कहा जाता है, ये परिवर्तित होकर ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है और ये बीज के अंदर बीजावरण का निर्माण करती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है कि जो पहले एंडोस्पर्म बन गया है, वह एंडोस्पर्म की कोशिकाएं अपने आप को बलिदान करती है, यानी उनका डिजनरेशन होता है, और जो पोषण पदार्थ बनता है, उस पोषक पदार्थ को एम्ब्रियो विकसित होता हुआ भ्रूण एब्जॉर्ब करता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है और जो बीज बनता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, यानी भ्रूण के विकास में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। कुछ पादपों के अंदर ऐसा नहीं होता है, एंडोस्पर्म परिपक्व बीज के अंदर भी विद्यमान रहता है। लेकिन जैसे ही भ्रूण का 50% विकास हो जाता है, बीज अपनी परिपक्व अवस्था की ओर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और बीज जब आधा यानी 50% बीज डेवलप हो जाता है, अपनी साइज ग्रहण कर लेता है, भ्रूण का विकास पूर्ण हो जाता है और भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और इस पूर्ण रूप से भ्रूण के अंदर पेरिस्पर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंडोस्पर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। भ्रूण के अंदर अपने आप में एक मेरिस्टेमेटिक, जो पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि भ्रूण के अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्सिस होता है, जिसका एक अक्ष मूलांतर के रूप में होता है, एक प्लूमूल के रूप में होता है, रेडिकल और प्लूमूल के होते हैं। अगर दो डाइकोट है तो 2 कोटिलीडन होंगे, और मोनोकोट है तो 1 कोटिलीडन होंगे। ये जब हम सीड की आंतरिक संरचना बताएंगे तब आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैंने ये कहा है कि ये जो एंडोस्पर्म है और ये है एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, इसके अलावा ये जो डेवलपमेंट हुआ है एंड सीड कोट का, वो किससे हुआ है,
इंटेगुमेंट से होता है। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट के द्वारा जो सीड कोट बना है उसको आसानी से समझने के लिए हम गोसिपियम के बीज आवरण के विकास को पढ़ सकते हैं। देखिए, गोसिपियम की ओवुल के अगर आप सेक्शन काटें, यहां पर सेक्शन काट लें ओवुल का, तो इसका इंटेगुमेंट दो भागों में विभाजित होता है। अर्थात गोसिपियम कपास के ओवुल के अंदर दो इंटेगुमेंट होती हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण की जो सेल्स होती है, एक एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस सेल से कुछ वर्टिकल सेल्स निकली हुई होती है जिनको हेयर इनिशियल भी कहा जाता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है वो मृदुत्तकीय क्षेत्र होता है जिसके अंदर स्टार्च और टेनिन भरा हुआ होता है और एक नीचे एपिडर्मिल कोशिकाएं होती है, आंतरिक अभिचर्म होती है। इसके बाद एक मल्टीलेयर जो कि 8 से 15 पंक्तियों वाला इनर इंटेगुमेंट होता है जिसकी कोशिकाएं मृदु उत्तकीय स्वभाव की होती हैं। जैसे ही भ्रूण परिपक्व अवस्था, निषेचन के बाद परिपक्व, ये एंडोस्पर्म बन रहा है, एंडोस्पर्म के बाद में भ्रूण बन रहा है। भ्रूण के बनने के साथ साथ इस इंटेगुमेंट की सेल्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और उन ट्रांसफॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप यह जो दो इंटेगुमेंट हैं ये किसमें बदल जाती हैं? बीजावरण के अंदर बदल जाती हैं। देखिए, ये है ये दो आउटर इंटेगुमेंट और ये है इनर इंटेगुमेंट। जब ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट सीड कोट में बदलेंगी तो कपास के अंदर ही हम इसको डिटेल से देखेंगे कि इसके अंदर जो आउटर इंटेगुमेंट की जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर ही रहेगी, लेकिन जो हेयर इनिशियल सेल्स हैं वो लंबे कपास के तंतु में बदल जाती है। इसके बाद जो पैरेन्काइमस क्षेत्र था वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। किस तरह से? एक दोनों ही भाग मृदुत्तकीय होते हैं लेकिन एक मल्टी लेयर्ड आउटर कलरलेस जोन बन जाता है। यानी मृदुत्तकीय होते हैं लेकिन किस तरह का कलर नहीं होता है। एक इनर, इसीलिए मृदुत्तकीय की जो इनर लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं ये इनर लेयर हैं, इन इनर लेयर्स के अंदर पिगमेंट्स भर जाते हैं जिससे ये कलरफुल दिखाई देता है। कहने का मतलब है आउटर इंटेगुमेंट से 3 तरह की लेयर्स बनती हैं और आउटर इंटेगुमेंट पूरा का पूरा आउटर इंटेगुमेंट बनाता है टेस्टा। बीजावरण का जो बाह्य बीजावरण है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टा, उस टेस्टा का निर्माण इससे होता है। इनर इंटेगुमेंट जो कि ओवुल के अंदर 8 से 15 लेयर वाला है, ये ओवुल से अंदर 8 से 15 लेयर है। इसकी जो बाह्य एपिडर्मिस है, इनर इंटेगुमेंट की जो बाह्य एपिडर्मिस है, इसकी कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं और सभी कोशिकाएं पेरिसेड लेयर का निर्माण करती हैं, खम्बूतक जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इसकी कोशिकाओं में लिग्निन और सिबोरेनिन का इतना हैवी डिपोजिशन हो जाता है कि पूरी की पूरी कोशिका में मृत हो जाती हैं और मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं जो कि सीड कोट को दृढ़ता प्रदान करती हैं। इसके बाद इसकी जो ये जो मृदुत्तकीय कोशिकाएं यहां से लेकर यहां तक की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं में कलरफुल पदार्थ पिगमेंट्स भर जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है इनर पिगमेंटेड जोन। इस इनर पिगमेंटेड जोन से नीचे की जो कोशिकाएं, ये जो नीचे वाली लेयर की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में पिगमेंट का डिपोजिशन नहीं होता है, इसलिए ये कहलाता है इनर कलरलेस जोन। और नीचे वाली एपिडर्मिस है वो किसमें बदल जाती है? फ्रिंज लेयर्स के अंदर बदल जाती है। कहने का मतलब है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट ट्रांसफॉर्मेशन होकर किसमें बदल जाती है? टेस्टा और टैगमन। और टेस्टा प्लस टैगमन इज नोन एज सीड कोट। इसको क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। और इस बीजावरण के अंदर इस तरह की संरचनाएं जो बनती हैं वो देखिए, इसके अंदर जो आउटर इंटेगुमेंट था जो कि अनडिफरेंशिएट था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखिए इसमें 3 तरह की
जोन बन गए। इसी तरह से ये अनडिफरेंशिएट मृदुतकीय कोशिकाओं का मल्टी लेयर था, 8 से 15 लेयर का, उसके अंदर 4 लेयर बन गई, उसके अंदर पेलिसेड बन गया, उसके अंदर इनर इंटूमेंट, इनर कलरलेस जोन और फ्रिंज लेयर बन गई। तो इस तरह से पादप के बीज के अंदर जो ओवुल है, वो ओवुल का जो पूरा का पूरा ओवुल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बीज के अंदर हो जाता है। तो बीज के अंदर पोलर न्यूक्लियाई निषेचन के बाद में एंडोस्पर्म बनाता है, एग सेल निषेचन के बाद भ्रूण बनाती है, और जो मुख्य बात है वो है जो बीजावरण है, वो जो इंटरमेंट के रूप में है, वो सीड का बीजावरण का निर्माण करती है। इस तरह से सभी पादपों के अंदर एक टिपिकल टाइप का, हालांकि थोड़ा थोड़ा सभी पादपों में विकास में अंतर है, लेकिन एक टिपिकल टाइप के कॉमन प्रकार के बीजावरण के विकास और बीज के विकास को हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये डिटेल है आपके पास, इसकी जो PDF नोट्स हैं हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे। थैंक यू।